वीडियो में हम कोठारी आयोग द्वारा जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एज सजेस्टेड बाय कोठारी कमीशन 1964-66 के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम 10+2 पद्धति के अनुसार लोअर प्राइमरी स्टेज, हायर प्राइमरी स्टेज तथा सेकेंडरी स्टेज के बारे में जानेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कोठारी आयोग द्वारा जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य 10+2 पद्धति के अनुसार बात की जाए तो प्राइमरी स्कूल में जीव विज्ञान से संबंधित वातावरण के मुख्य तथ्यों, सिद्धांत तथा प्रक्रियाओं की उचित जानकारी को विकसित करना ही जीव विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। इन विचारों को स्पष्ट करने के लिए निगमनात्मक और आगमनात्मक दोनों विधियों का प्रयोग करना चाहिए, किंतु निगमनात्मक विधि या वैज्ञानिक विधि पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। स्कूल के विभिन्न स्तरों के लिए आयोग ने काफ़ी सुझाव दिए हैं, उनके बारे में निम्न प्राइमरी स्तर की बात की जाए तो निम्न प्राइमरी स्तर पर बच्चे के सामाजिक, भौतिक तथा जीव विज्ञान वातावरण पर ही ध्यान केंद्रित होना चाहिए। पहली और दूसरी श्रेणी में सफाई, स्वस्थ आदतों का निर्माण और निरीक्षण शक्ति के बल पर विकास पर बल दिया जाना चाहिए। यानी कि निम्न प्राइमरी के जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो स्तर होता है वो सामाजिक, भौतिक तथा जीव विज्ञान वातावरण पर उनका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। पहली और दूसरी श्रेणी में सबसे पहले हम बच्चों को सफाई करना तथा अच्छी आदतों का निर्माण करना सिखाएंगे तथा निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन करने की शक्ति के विकास पर हम बल देंगे। तीसरी और चौथी कक्षा में अध्ययन के अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा और सफाई को सम्मिलित करना चाहिए। चौथी श्रेणी में बच्चों को रोमन अक्षरों का ज्ञान कराना चाहिए। ये जरूरी है क्योंकि विश्व द्वारा स्वीकृत वैज्ञानिक नापतोल की इकाइयों के प्रतीक तथा रासायनिक तत्वों तथा मिश्रणों के जो चिन्ह होते हैं वो रोमन अंकों में ही लिखे होते हैं। इसके बाद हम उच्च प्राइमरी स्टेज या हाई प्राइमरी स्टेज की बात करें तो इस स्तर पर ज्ञान प्राप्ति, तर्कपूर्ण चिंतन, निष्कर्ष निकालना तथा उच्च स्तर पर निर्णय लेना आदि बातों पर अधिक बल देना चाहिए। विज्ञान को भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भूमि विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान आदि को विषयों के रूप में पढ़ाना चाहिए। साधारण विज्ञान के स्थान पर विज्ञान के अलग अलग विषयों को पढ़ाने को आवश्यक वैज्ञानिक आधार प्रदान करने की दृष्टि से प्रभावशाली बनाना होगा। यानी कि हमें उच्च प्राइमरी स्तर पर बच्चों को तर्कपूर्ण चिंतन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उन्हें निष्कर्ष निकालना सिखाना चाहिए। उच्च स्तर पर निर्णय यानी कि अच्छे लेवल पर, हाई लेवल पर उनका डिसीजन मेकिंग चीज़ें उन्हें सिखानी चाहिए तथा ऐसी बातों पर हमें अधिक बल देना चाहिए। इस स्तर पर ज्ञान प्राप्ति, इस स्तर पर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूमि विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान आदि विषयों को हायर एजुकेशन में पढ़ाया जाना चाहिए। साधारण विज्ञान के स्थान पर विज्ञान के अलग अलग विषयों को पढ़ाने से बच्चों को आवश्यक जो वैज्ञानिक उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू वो डेवलप होगा। इसके बाद हम सेकेंडरी स्तर की बात करेंगे। सेकेंडरी स्तर में देखें तो सेकेंडरी स्तर पर मानसिक अनुशासन तथा उच्च अध्ययन की तैयारी के लिए विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। निम्न सेकेंडरी श्रेणियों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भूविज्ञान आदि सभी छात्रों के लिए आवश्यक विषय होने चाहिए। हायर सेकेंडरी स्तर पर विभिन्न कोर्सों तथा विशेषज्ञता की व्यवस्था होनी चाहिए। हायर सेकेंडरी पर प्रत्येक विषय का एक विशेषज्ञ होने की व्यवस्था होनी चाहिए तथा सेकेंडरी स्तर पर जो बच्चों को मानसिक अनुशासन है तथा उच्च अध्ययन की तैयारी के लिए उनको हमें डेवलप करना चाहिए। इसके बाद हम जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य के प्रकार के बारे में जानेंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं,
शैक्षिक उद्देश्य तथा शिक्षण उद्देश्य, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। शैक्षिक उद्देश्य एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो शैक्षिक उद्देश्य उन व्यवहारिक परिवर्तनों से संबंधित होते हैं जो कि छात्रों में निश्चित सुनियोजित रूप से पूर्व नियोजित शिक्षण क्रियाओं के माध्यम से लाए जाते हैं। इनका स्वरूप विस्तृत व व्यापक होता है और इनकी पृष्ठभूमि दार्शनिक होती है। यह स्पष्ट रूप से शिक्षण प्रक्रिया को कोई दिशा प्रदान नहीं करते। इस कारण शिक्षण विधि व अधिगम प्रक्रिया से भी यह प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होते, अतः इनका संबंध संपूर्ण शिक्षा से होता है। इस कारण इसकी प्रकृति औपचारिक, सैद्धांतिक और अप्रत्यक्ष होती है। I.K. डेविस ने कहा है कि सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज ए स्टेटमेंट ऑफ प्रपोजल चेंज। ये एक स्टेटमेंट I.K. डेविस ने कहा है। इसके अलावा B.S. ब्लूम ने भी एक डेफिनेशन दी है। शैक्षिक उद्देश्य वह लक्ष्य मात्र ही नहीं होती जिनकी सहायता से पाठ्यक्रम को निर्मित किया जाता है, वो अनुदेशन के लिए निर्देशन दिया जाता हो, बल्कि मूल्यांकन की तकनीक की रचना के विशिष्टीकरण में भी सहायक होते हैं। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट ओनली द गोल टुवर्ड्स विच द curriculum is shaped and towards which instruction is guided, but they are also the goals that provide the details स्पेसिफिकेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ इवेल्युएशन टेक्निक्स। ये डेफिनेशन B.S. ब्लूम द्वारा दी गई है। इसके बाद हम शिक्षण उद्देश्य या फिर टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जान लेते हैं। शैक्षिक उद्देश्य की तरह ही शिक्षण उद्देश्य भी छात्रों के व्यवहारिक परिवर्तन से ही संबंधित होते हैं, किंतु इनका स्वरूप संकुचित, सीमित व विशिष्ट होता है। इनकी पृष्ठभूमि मनोवैज्ञानिक होती है और यह स्पष्ट रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को दिशा प्रदान करते हैं। इसका कारण अधिगम प्रक्रिया व शिक्षण विधि से यह सीधे संबंधित होते हैं। इनका संबंध कला की वास्तविक शिक्षण प्रणाली से होता है। इस कारण यह व्यवहारिक तथा कार्यपरक या फंक्शनल होते हैं। इसके बाद हम जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण, फॉर्मुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल टीचिंग की बात करें तो इसमें थर्वर तथा कोलेट ने अपनी पुस्तक साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल में जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य के निर्धारण के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने उपयोगिता यानी कि यूजफुलनेस, छात्रों के तत्कालिक एवं भावी जीवन में प्राप्त ज्ञान का उपयोग होना चाहिए। नेक्स्ट है योग्यता यानी कि फिटनेस, प्राप्त ज्ञान के व्यापक उद्देश्यों में सहायक अनुक्रम के अनुकूल होना चाहिए। इसके बाद है सामयिकता या फिर टाइमनेस, विज्ञान शिक्षण भूतकाल के ज्ञान तथा मान्यताओं पर आधारित न होकर वर्तमान में प्रत्यक्षतः संबंधित होने चाहिए, यानी कि डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए। व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकेबिलिटी, ज्ञान के विकास के लिए आवश्यक अनुभव प्राप्य तथा संभव होने चाहिए। इस प्रकार विज्ञान शिक्षा के उद्देश्य सुदृढ़ दार्शनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आधार पर होने चाहिए। इसलिए विज्ञान शिक्षण उद्देश्य निर्धारण के कुछ आधार हो सकते हैं, जो कि हैं छात्र की योग्यता तथा आवश्यकताएं, समाज की तत्कालिक आवश्यकताएं, पाठ्य वस्तु की प्रकृति। इसके बाद हम औचित्य की बात करेंगे। औचित्य या फिर एप्रोप्रिएटनेस, प्राप्त ज्ञान छात्रों के स्तर, आवश्यकता तथा परिपक्वता के अनुरूप होना चाहिए। इसके बाद हम जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस के बारे में बात करेंगे। मूल्यांकन तथा मापन में सहायता के लिए, शिक्षण कार्य को सीमित करने के लिए, पाठ्यक्रम को प्रभावशाली बनाने के लिए, व्यवहारिक परिवर्तनों में अंतर करने के लिए। मूल्यांकन तथा मापन में सहायता के लिए, मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें नियमों व सिद्धांतों से पाठ्यक्रम के तथ्यों के विषय में आलोचनात्मक निर्णय लिए जाते हैं। छात्रों ने कक्षा में जो सीखने के लिए अनुभव उत्पन्न किए हैं वे किस सीमा तक प्रभावशाली रहे हैं, यह जानना शिक्षण उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या पर निर्भर करता है। शिक्षण कार्य को सीमित करने के लिए, शिक्षण एक विस्तृत प्रक्रिया है। शिक्षण के लिए इसे निश्चित सीमा में बांधना जिससे कि वांछित लाभ भी प्राप्त हो सके बहुत कठिन कार्य है। यदि शिक्षण के उद्देश्य की व्याख्या स्पष्ट रूप से हो तो इस कठिनाई से बचा जा सकता है तथा शिक्षण व व्याख्या को संबंधित अनिश्चितता दूर की जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है
पाठ्यक्रम को प्रभावशाली बनाने के लिए विज्ञान के द्वारा पाठ्यक्रम के संपूर्ण स्तरों को प्रस्तुत करने में सहायता मिलती है। पाठ्यक्रम का स्तर सीखने में प्रत्यात्मक व्यवस्था एवं आगामी व्यवस्था के रूप में कार्य करता है, जिस कारण पाठ्यक्रम को प्रभावशाली रूप से शिक्षण के साधन के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्यवहारिक परिवर्तनों में अंतर के लिए अधिगम नीतियों को निर्धारित करने में वांछित परिवर्तन लाए जा सकते हैं। इन व्यवहारिक परिवर्तनों को प्राप्त करने का ज्ञान आरंभ में निर्धारित उद्देश्यों को आधार मानकर किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम मनोक्रियात्मक पक्ष की बात करें या टैक्सोनॉमी ऑफ साइकोमोटर डोमेन्स की बात करें तो क्रियात्मक उद्देश्यों का संबंध विद्यार्थियों की शारीरिक क्रियाओं की प्रशिक्षण तथा कौशल के विकास से होता है। ब्लूम की तरह E.J. सिम्पसन ने मनोगत्यात्मक या फिर साइकोमोटर डोमेन्स या पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट बताए थे जो कि सक्रियकरण, व्यवस्था, निर्देशन या अनुक्रिया, कार्यप्रणाली, जटिल प्रत्यक्ष, परसेप्शंस, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स। प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो परसेप्शन द्वारा बाहरी वस्तुओं के संबंध में रुचि तथा प्रेरणा के आधार पर जागरूक होने वाली प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में प्रत्यक्षीकरण एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें कार्यों की श्रृंखला सम्मिलित होती है तथा जिसे वास्तविक अनुभव कहा जा सकता है। नेक्स्ट है व्यवस्था। व्यवस्था का तात्पर्य उस प्रारंभिक समायोजन से है जो विशिष्ट प्रकार की क्रियाओं तथा अनुभवों के लिए किए जाते हैं। व्यवस्था के 3 पक्ष होते हैं, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक। नेक्स्ट है निर्देशात्मक अनुक्रिया, गाइडेड रिस्पॉन्स। यह क्रियात्मक कौशल के विकास के प्रथम चरण है। यह एक व्यक्ति के निर्देशन में दूसरे व्यक्ति का बाहरी व्यवहार है। निर्देशात्मक अनुक्रिया में अधिक जटिल कौशल के भाव वाली योग्यताओं पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट है कार्यप्रणाली या मैकेनिज्म। इसमें विद्यार्थियों के अंदर किसी कार्य को करने के लिए आत्मविश्वास और कौशल विकसित होता है। इस प्रकार कार्यप्रणालियों में परिस्थितियाँ होती हैं जो विद्यार्थी को उपयुक्त अनुक्रिया करने में सहायता प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया, कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स। जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया क्रियात्मक पक्ष के सबसे ऊंचे स्तर को कहते हैं। इस स्तर पर विद्यार्थी में इतनी क्षमता एवं कुशलता उत्पन्न हो जाती है कि वे जटिल से जटिल कार्य को कम से कम शक्ति तथा समय में पूरा कर लेते हैं। तो आज हमने जीव विज्ञान शिक्षण के कोठारी आयोग द्वारा उद्देश्य के बारे में जाना। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।